हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये 2023 का प्रीवियस पेपर है। इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। कुछ एक गैस पेपर में लाया हूँ आप लोगों के पास। उस गैस पेपर को भी हम सोल्व करेंगे ताकि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सके। आप लोग पहले से देख रहे होंगे, यदि जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को फॉलो कर रहा है उसको एग्ज़ाम उसका अच्छा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई शक है। बट यह है कि आप लोग यदि वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये आप 2023 का पेपर आप देख सकते हैं। पेपर को पूरा सोल्व करेंगे। बाकी जो दो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं, उनको भी सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है आपसे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन यह आपको बताना था, 2 नंबर में है ये, ठीक है। और इसी की जगह इससे अगर आपसे पूछ ले माइक्रो इकोनॉमिक्स तब भी, तो यानी कि हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्यापक अर्थशास्त्र, और माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दोनों को परिभाषित करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन का स्रोत प्रति व्यक्ति उत्पादन को ज्ञात किया जाता है। प्रति व्यक्ति की आय, उपभोग, बचत का विश्लेषण किया जाता है। कीमत विश्लेषण से संबंध उसका अध्ययन किया जाता है। किसी स्थान विशेष के लिए उपयोगी है। तो ये माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यहाँ पर प्रत्येक यूनिट का स्टडी किया जाता है, ठीक है। और जो मैक्रो होता है, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, पूरा, संपूर्ण, यहाँ पर जो संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये व्यापक होता है, वृहत होता है, बड़ा होता है। ये राष्ट्रीय उत्पादन को क्या कहते हैं, इंडिकेट करता है। जहाँ मान लीजिए राष्ट्रीय की आय क्या है, भारत की आय क्या है, कुल उपभोग क्या है भारत का, कुल बचत क्या है, उसका विश्लेषण जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। आप एक लाइन में कह सकते थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से तात्पर्य ये है कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जब हम संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इतना आप लिख देते तब भी आपको 2 नंबर मिल जाते। बाकी आपको डिफरेंस अगर समझना है तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये डिफरेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तब भी आप लिख सकते हैं। इसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ये जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल बचत का विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का था, मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब इसे इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो क्या आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअली हाउस होल्ड फ्रेम बिहेवियर डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमिक इन द टोटल। पूरे टोटल का अध्ययन हम करेंगे तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। जैसे आप कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ओके, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट। स्टडी की बात करें यहाँ पर, स्टडी की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एरिया का स्टडी, यहाँ पर स्टडी किया जाता है एरिया में। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी दैट होल इकोनॉमिक दैट कवर्स द सर्वल मार्केट सेगमेंट, ओके, पूरी मार्केट का अध्ययन किया जाता है उसमें। जबकि इसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द वेरियस इशू लाइक द डिमांड, सप्लाई फैक्टर, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स, वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंज्यूमर कंजप्शन एंड द मोर, ठीक है। ये उसमें होता है, ये डील्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द वेरियस इशू लाइक द नेशनल इकोनॉमिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन, प्राइस। ये आप डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं। ये एप्लीकेशन इट इज अप्लाइड इन द इंटरनल इशू दैट इज द एक्सटर्नल इशू, ठीक है। स्कोप की बात करें तो ये इट कवर द सर्वल्स इशू लाइक द डिमांड, सप्लाई फैक्टर, प्राइसिंग। इट कवर द सर्वल इशू लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल। देखो ये मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा। बस आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है।
सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप इसमें लिमिटेशन की बात करें, क्या इसमें लिमिटेशन है? इट इज़ द बेस्ड ऑन द इम्प्रैक्टिकल लाइक माइक्रो इकोनॉमी इज द presumed that they are the full employment in the community। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया। पहला क्वेश्चन हो गया, ये मैंने करा दिया। दूसरा होता है मुद्रा एवं स्फीति क्या होता है, या डिफ्लिकेशन क्या होता है, डिफ्लिकेशन। तो डिफ्लिकेशन की बात करें तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ। सिंपल सी बात है कि जब प्राइस होता है, यानी कि जो किसी प्राइस में जब गिरावट आती है, या उसको हम डिफ्लिकेशन के नाम से जानते हैं। चलो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कंसेप्ट। यह डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है डिफ्लेशन इन द स्टैंडर्ड डिक्रीज इन द जनरल प्राइस। जो जनरल प्राइस होते हैं, जो सामान्य कीमत होती है, जब उनमें गिरावट आती है, दैट इज डिफ्लेशन। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीति बोलते हैं। आफ्टर द इन्फ्लेशन, ओके, inflation drop below the 0%, resulting in the increase the real value of the money and the other monetary terms। ठीक है, items, money and the other monetary items are worth more all the time during the deflation are opposed। कह रहा है कि एक निगेटिव डिफ्लेशन क्या होता है, एक निगेटिव इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति में एक निगेटिव इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जो जनरल प्राइस होता है, जो सामान्य प्राइस होता है कि वस्तुओं की, उनमें क्या हो जाता है, उनकी कीमतें गिर जाती है, डिक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। अंतर समझिए डिफ्लेशन में और इन्फ्लेशन में अंतर समझिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है द ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस रिलेटेड टू द डिक्लाइनिंग वैल्यू, ठीक है, ऑफ ए करेंसी। ठीक है, मान लीजिए जो डॉलर था वो 3% था पर ईयर, और सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस। पूरे प्राइस में, पूरी जब मूल्य में क्या होता है, बढ़ता है प्राइस, जब पूरा बढ़ता है, यानी क्या कह सकते हो, ओवरऑल इंक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जो डिफ्लेशन, ओवरऑल डिक्रीज इन द प्राइस रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द करेंसी, तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। इंक्रीज डिक्रीज, ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है प्राइस का। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है। ये हिंदी में देखना चाहते हो तो आप हिंदी में देख सकते हो। अस्फीति, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में स्तर में सामान्य गिरावट। वस्तुओं और सेवा के मूल्य में जो स्तर सामान्य गिरावट होती है स्टूडेंट्स, उसको ही अपस्फीति बोलते हैं। अपस्फीति आमतौर पर धन और अन्न की आपूर्ति में संकुचन से जुड़ी होती हैं, लेकिन बढ़ती उत्पादकता और तकनीकी सुधार के कारण कीमतें फिर भी गिर जाती है, चाहे अर्थव्यवस्था, मूल्य स्तर और धन आपूर्ति घट रही हो या बढ़ रही हो। विभिन्न निवेश विकल्पों की अपील बदल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, पहला दूसरा। अब होता है डिमांड कर्व, क्या होता है, या मांग वक्र किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। मांग वक्र किसी वस्तु या सेवा की कीमत और एक निश्चित अवधि के लिए मांग की गई मात्रा के बीच में संबंध को दर्शाता है। मांग का जो वक्र होता है वो क्या होता है, या कि डिमांड कर्व किसे बोलते हैं, किसी वस्तु या सेवा की कीमत और एक निश्चित अवधि के लिए मांग की गई मात्रा के बीच में जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं, मांग वक्र बोलते हैं। आमतौर पर जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, मांग गिरती हैं, परिणाम स्वरूप वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है, डिमांड कर्व की बात करें तो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड्स या फिर सर्विस एंड द क्वांटिटी डिमांड फॉर द गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। ओके, तो ये डिमांड कर्व की डेफिनेशन इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स। आपको जो गुड्स होते हैं और जो प्राइस होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बड़े क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में उसको जब उनके बीच में, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम या एक निश्चित समय में क्या होता है कि उसके रिलेशनशिप को दर्शाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मांग वक्र बोलते हैं। ठीक है, मैंने उसको भी आपके सामने रखा है, आप पढ़ लेना। अब एक चीज़ होती है इच्छा, क्या होती है, व्हाट इज द वांट। वांट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, वांट का मतलब होता है इच्छा, यानी कि जो हमारी इच्छा है, जिसकी हमें इच्छा है, और वो कैसे हैं, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ आपके सामने। वांट्स का तात्पर्य ये उस चीज़ से है जो व्यक्ति चाहता है, जो ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। यानी कि वांट्स का मतलब, या इकोनॉमिक्स में वांट्स या इच्छा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उसका मतलब होता है कि वो उस चीज़ को चाहता है, यानी कि उस वस्तु को चाहता है
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बिना नहीं जी सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं। इच्छा होती हैं आप जिसको पसंद मतलब चाहते हो जिसको आप, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिली तो ऐसा नहीं कि आप उसको उसके बिना काम नहीं चल पाया, उसके बिना काम भी चल जाएगा। तो लिख रहा है वांट्स का तात्पर्य उस चीज़ से है जो व्यक्ति चाहते हैं, जो ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। चाहत स्वभाव गैर जरूरी है, नव परिवर्तन है और प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ साथ ज़रूरतें लगातार बढ़ती रहती है, इसे हम वांट्स बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हो पूछा जाता है कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि की जो माप होती है उसे उपयोगिता बोलते हैं। यह है किसी व्यक्ति को वस्तु के उपभोग से मिलने वाली, ठीक है, यह किसी व्यक्ति को वस्तु के उपभोग से मिलने वाली जो संतुष्टि का माप होता है उसे हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में यह है कि यह उपयोगिता का माप है जो भोक्ता किसी वस्तु से प्राप्त करता है। उपयोगिता इस बात का माप है कि कोई व्यक्ति किसी फिल्म, पसंदीदा भोजन या अन्य सामान को कितना आनंद ले सकता है, तो उसकी यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, पूंजी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि पूंजी क्या होती है। अर्थशास्त्र में पूंजी को किसी अर्थशास्त्र मूल्य में उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाली भौतिक वित्तीय संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन संसाधनों को में कारखाना, व्यवसाय और उपकरणों जैसी मूर्ति संपत्तियों या बौद्धिक संपदा और तकनीकी आपसे पूछ सकते हैं गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। वो वाला गुड नहीं, गुड मतलब अच्छा नहीं होता है, वो वाला अच्छी बात नहीं है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो गुड्स का मतलब होता है सामान होता है। क्या होता है, सामान, वस्तु। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में एक वस्तु या एक माल जो मान्य चाहों को संतुष्ट करता है, उपयोगिता प्रदान करता है, जिसे उपभोक्ता को जो पर्याप्त संतोषजनक उत्पाद जैसे कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ खरीद रहा है, एक अंतर वस्तु और सेवा के बीच में किया जाता है। वस्तु मूर्त संपत्ति होती है और सेवाएं अभौतिक होती है। तो इसे आप कह सकते हैं कि जो गुड्स होता है वो क्या होता है भाई, उपयोगिता प्रदान करता है जो। ठीक है, इसका मतलब आप इसे थोड़ा सा जान सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये सब है। गुड्स का मतलब होता है सामान स्टूडेंट। ठीक है, सामान या आपका जो वस्तु है या आप जो चीज़ें खरीदते बेचते हो एग्रीकल्चर मार्केट्स में या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमिक्स में जो आपका गुड्स होता है, जैसे मान लो अनाज है, आपके जो सामान है, मतलब जो सामान है या आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें आप खरीदते बेचते हो, वो सारा का सारा गुड्स ये होता है। हो सकता है कि वो रॉ गुड्स हो, यानी कच्चा सामान हो, कच्चा माल हो, उसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें आप ज़रूर इसे पढ़ लेना। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक है।
ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, उन वस्तुओं के रूप को परिभाषित कर सकता है। गुड्स का मतलब जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, उपभोगिता या उपयोगिता प्रदान करती है। ठीक है, आप इसे भी कह सकते हो। डेफिनेशन आप कोई भी देख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। गुड्स इंग्लिश में देख सकते हो, गुड्स आर ए फिजिकल प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट फॉर विच डिमांड एग्जिस्ट, ओवर विच ओनरशिप द राइट कैन बी द एस्टेब्लिश्ड एंड द whose ownership can be the transferred from the institution unit to the another by engaging the transaction on market। ओके, तो ये डेफिनेशन है, आप लोग इसको भी लिख लेना। देखो, गुड्स की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना, आ सकती है। एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकते हैं कि वेज क्या होता है, वेज या मजदूरी किसे कहते हैं। डेली वेजेज पर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा आप, ये लोग डेली वेजेज पर काम करते हैं। डेली वेजेज का मतलब होता है कि ये जो इनकी जो मजदूरी होती है, जो इनका कमाई होती है, जो इनकी ये एक दिन पे होती है, मंथली नहीं होती है, वीकली नहीं होती है, डेली वेजेज पे होती है। तो वेजेज का मतलब होता है कि क्या, वेजेज का मतलब होता है वह धन जो काम या सेवाओं के लिए घंटे, दिन या सप्ताह के अनुसार भुगतान किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। जीवन यापन मजदूरी आप कह सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी की तुलना आप इससे कह सकते हैं। आमतौर पर मजदूरी जो होती है उसे वेजेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेज का मतलब समझ गए आप लोग। वेजेज का मतलब होता है देखो, मजदूरी का मतलब यहाँ पर पूछा है वेज, WAGE, वेज। वेज का मतलब क्या होता है, मजदूरी होता है साहब। ठीक है, ये देखो इंग्लिश में आप लिखा है, वेज आर सैलरीज आर द पेमेंट ऑफ वर्क agreed between the employee and his या her employer under the contract of the employment in the private sector and the contractual agent in the public service या employment the civil servant। तो ये डेफिनेशन आप लोग कह सकते हैं कि जो वेज या सैलरी होती है, एक पेमेंट होता है। किसका पेमेंट होता है, जब कोई काम करता है एम्प्लॉयर, एक तो एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉयर वो होता है जो काम देता है, एम्प्लॉय वो होता है जो काम करता है। उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी होती चीज़ें होती है, या भी जो भी जिस बेस पर रखा जाता है कि भाई हम आपको 500 रुपये देंगे, हम आपको 400 रुपये देंगे, 300 रुपये देंगे, वो उस पर जो पूरा डेली यानी कि पूरा घंटे के हिसाब से जब वो काम करता है तो जो उसको पैसा मिलता है दैट इज़ वेज। ओके, सैलरीज अलग होते हैं। सैलरी का मतलब देखो, सैलरी और वेजेज में वेतन में क्या अंतर होता है। देखो, सैलरी जो होती हैं वो आपकी मंथली होती है, उसमें बोनस भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बट वेजेज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो आपसे GNP के पूछ सकते हैं। GNP क्या होते हैं। GNP होता है आपका जो ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है, उसे आप कह सकते हैं। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसे हिंदी में बोलते हैं GNP। इसका पूरा नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, अब मैं बात करूँगा जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। राष्ट्रीय पहले हिंदी में बात करूँगा, फिर इंग्लिश में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की निवासियों और व्यवसायों के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवा के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, चाहे उत्पादन का स्थान कुछ भी हो, उसे हम GNP के नाम से जानते हैं। GNP देश के अंदर और बाहर रहने वाले व्यवसाय और निवासियों के द्वारा किए गए निवेश को ध्यान में रखा जाता है। इसमें घरेलू मूल के उद्योगों और उत्पादों के मूल्य को भी ध्यान रखा जाता है। GNP में देश विदेशी नागरिक द्वारा अर्जित या देश में विनिर्माण इकाइयों में किसी विदेश कंपनी के द्वारा उत्पादित किसी भी उत्पाद को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो ये आपसे पूछा जा सकता है GNP क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए। तो ग्रोस आप कह सकते हैं, G का मतलब होता है ग्रोस यानी कि सकल, नेशनल P से होता है प्रोडक्ट। ओके, ये आप कह सकते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 2 नंबर आपके पक्के। ये इंग्लिश में है, आप दे सकते हो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात की थी मैंने अभी। तो ये रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स एंड बिजनेस ऑफ ए कंट्री इन रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन। GNP take into account the investment made by the businesses and resident of the country living both inside and outside of the country. It also take into account the value of the product produced by the industrial of the domestic origin. ठीक है, but GNP does not take into the consideration the income
earned by the foreign national in the country any product reproduced by the foreign company। तो ये जीएनपी का कुछ नहीं पूछते, बस जीएनपी क्या होता है, जीएनपी के बारे में बताइए। जीएनपी का पूरा नाम लिखिए, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आपसे फिर पूछ लेगा जीडीपी क्या होता है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी भी पूछा जा सकता है आपसे, जीडीपी क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीडीपी क्या होता है। जीडीपी मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज द ओवरऑल मॉनेटरी या फिर कंज्यूमर वैल्यू ऑफ द ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशनल ओवर ए गिवन द टाइम। ओके, तो ये डेफिनेशन है जीडीपी की। जीडीपी में स्टूडेंट्स आपसे केवल पूछता है कि जीडीपी का पूरा नाम बताइए, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम आप सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। जीडीपी एक निश्चित समय में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का समग्र मौद्रिक या उपभोक्ता मूल्य है। यह किसी दिए गए देश की आर्थिक स्वास्थ्य के विस्तृत स्कोर रिकॉर्ड के रूप में समग्र घरेलू उत्पादन के लिए विशिष्ट रूप से उपयोग किया जाता है। दैट इज, ये देख लेना आप जीडीपी क्या होते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल। एनएनपी भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, एनएनपी क्या होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन हो सकता है कि एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, एनएनपी पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, एनएनपी is the market value of the all finished goods and service that are the produced by the citizen या फिर national living the domestically या internationally during the एक साल में, यानी कि एक साल के अंदर जो भी जो नेट इनकम यानी कि जो शुद्ध इनकम प्राप्त होती है वो किसी नेशनल के द्वारा होती है। नेशनल सिटीजन नेशनल होता है या किसी कंट्री का जो सिटीजन है उसके द्वारा, यानी कि शुद्ध आय जो हमें प्राप्त होती है उसे हम एनएनपी के नाम से बोलते हैं, जानते हैं, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एनएनपी पूरा नाम पूछ सकते हैं आपसे एनएनपी के बारे में। ये आपका हिंदी में है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी उन सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जो एक वर्ष के दौरान देश के नागरिकों के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है। देखो VAT वैट वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स इसका पूरा नाम आता है। वैट का पूरा नाम बताइए, तो वैल्यू एडेड टैक्स ये पूरा आपसे पूछे हैं। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ये कॉमन फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी सर्विस या किसी गुड्स से के थ्रू लिया जाता है। देखो अगर मैं कहने लगूँ, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आप लोगों को, जैसे आपको मान लीजिए आपने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, उस कुछ भी सामान होता है उसमें इंक्लूडेड लिखा रहता है इसमें कि इतना टैक्स लिया गया है, ठीक है। इट इज़ ए पेड ऑफ द गवर्नमेंट बाय द प्रोडक्ट एवरी स्टेज इन द सप्लाई चेन, ठीक है। ये पेड गवर्नमेंट को पेड किया जाता है, ठीक है। एक चैन बनी होती है जब सप्लाई की जो चैन होती है, इस तरह आप लिख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं मूल्यवर्धित कर, हिंदी में बोलते हैं। वेट या मूल्यवर्धित कर सेवा और वस्तु पर लगाया जाने वाला एक आम प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। इसे आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण में उत्पादकों के द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। वेट कर केवल किसी विशेष राज्य में बेचे जाने वाले सामान पर ही लागू होता है, जिसका अर्थ होता है क्रेता और विक्रेता का एक ही राज्य का होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू एडेड टैक्स में कि भाई हम टैक्स दूसरी स्टेट को देंगे, नहीं, अपनी स्टेट के अंदर ही होता है। डिमांड ऑफ लॉ, ठीक है, मांग का नियम। मांग का नियम शास्त्र में सबसे बुनियादी अवधारणाओं में से एक होता है। ये के साथ साथ आपूर्ति नियम के साथ साथ यह बताता है कि बाजार अर्थव्यवस्था संसाधनों का आवंटन कैसे करती है और वस्तुओं और सेवाओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं मांग का नियम कहता है कि खरीदी गई मात्रा कीमत के साथ विपरीत रूप से बदलती है। दूसरे शब्दों में कीमत जितनी अधिक होगी मांग की मात्रा उतनी ही कम होगी। यह घटती सीमांत उपयोगिता के कारण होता है, अर्थात उपभोक्ता किसी आर्थिक वस्तु की पहली इकाई का उपयोग सबसे पहले अपनी सबसे जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, फिर वे वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप राजस्थान में हो, कहाँ पर हो, राजस्थान में हो, और आपको आपके पास पानी की 2 बोतल है, सपोज दैट पानी की 2 बोतल है, पानी की प्यास।
तो एक बोतल का प्रयोग आप क्या करोगे, एक बोतल का प्रयोग आप अपनी प्यास को मिटाने के लिए करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको प्यास लगी है, पानी पियोगे। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ें, अगर आपके पास 2 बोतल है, दूसरी बोतल का प्रयोग आप उसमें नहाने में कर सकते हो, कपड़े धोने में कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है नहाने में कर सकते हो। दैट इज़ एक बोतल से आदमी नहा नहीं सकता है, कपड़े नहीं धो सकता, दैट इज़ सपोज दैट। तो वो क्या है, वो आपका मांग का नियम कहलाता है। जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो आप सबसे पहले करते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर है, आप लोग इसे समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैंने हिंदी में भी यहाँ पर ये दिखाया है आप लोगों को, ठीक है। सप्लाई का नियम क्या होता है, यहाँ पर भी देख के क्लिक करके सप्लाई का नियम भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सप्लाई का नियम आपूर्ति के नियम का एक सूक्ष्म आर्थिक नियम है। यह बताता है कि अन्य सभी कारक समान होने पर जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है, आपूर्तिकर्ता के द्वारा दी जाने वाली उस वस्तु या सेवा की मात्रा भी बढ़ती है, या फिर इसके विपरीत होती है, ठीक है। सरल शब्दों में ये कहें कि इस कानून का अर्थ यह है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, आपूर्तिकर्ता उस वस्तु की बिक्री की संख्या बढ़कर अपने लाभ की अधिकतम करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये भी हैं, आप लोग इसे भी देख सकते हो, ठीक है। सरल शब्दों में अगर हम बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं या आपूर्ति की बात करते हैं, तो सरल शब्दों में इस कानून का अर्थ यह होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, यानी कि जो आपकी आपूर्ति कर रहा है या जो सप्लाई करता है, उस वस्तु की बिक्री की संख्या भी बढ़ जाती है और लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। तो ये सिस्टम है, आप लोग इस डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए कह रहा हूँ 2 नंबर के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। आज का ये वीडियो जो होगा 2 नंबर में ही होगा, क्योंकि एक वीडियो में शाम के टाइम में हो सकता है कि दिन में हो सकता है कि अपलोड करो आप लोगों के लिए, बट मेरे पास समय नहीं था, मैं बाहर गया था कल, इस वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया इस लाइक की। लेकिन हाँ, इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा, आप वेट कर लीजिएगा। आज शाम तक, एक शाम के 6 बजे तक एक वीडियो ज़रूर मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद फिर 6 बजे के बाद फिर एक 9 बजे में एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उनमें हम लोग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, बाकी आगे भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये इंग्लिश में है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द हायर प्राइस लीड टू द लोअर क्वांटिटी डिमांड। ओके, मतलब हायर प्राइस लीड लोअर क्वांटिटी डिमांड के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि हाई प्राइस जो होता है कीमत को उसको लीड करता है। दैट द लोअर प्राइस लीड टू द हायर क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। यानी कि जो अगर आपके लोअर प्राइस है तो वो हाई क्वांटिटी डिमांड को, हाई क्वांटिटी यानी कि हाई ज़्यादा चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि डिमांड करेगी। तो डिमांड कर्व एंड द डिमांड शेड्यूल आर द टूल्स यूज टू द समराइज दैट द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस। तो ये जो होता है डिमांड शेड्यूल, जो एक टूल्स है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, समराइज करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, किसके संबंध को बताने के लिए, डिमांड और प्राइस के। बाकी आप इसको यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, ये देख लीजिए आप, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टेट दैट ए हायर प्राइस कंज्यूमर्स विल डिमांड ए लोअर क्वांटिटी ऑफ ए गुड, ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हो।